आज हम लोग जो है जेई मेंस का जो पेपर 7 जन और सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप देखोगे कि इस पेपर में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की झलक मिलने जा रही है। तो अब जो है इन दैट केस इन्होंने डिफरेंट पोर्शन को कवर करने का ट्राई किया है, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने का ट्राई किया है। तो अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 26, तो इन्होंने जो है क्लोरीन का रिएक्शन दिया हुआ है। क्या रिएक्शन दिया हुआ है? तो इन्होंने NaOH विथ क्लोरीन दिया हुआ है। अब इन्होंने प्रोडक्ट पूछा हुआ है, साथ में साइड प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ही। तो जो है हम लोग को पता है कि यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH। ये ध्यान है कि जब हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो याद रखने के लिए ये आप देख सकते हो कि जो क्लोरीन का जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरेट बनता है, लेकिन जब आप डाइल्यूट और जो है कोल्ड लेगो तो जो है इन दैट केस क्लोराइड फॉर्म करके आता है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि इन दैट केस प्रोडक्ट क्या बन के आने वाला है। तो जो है अगर मैं कंसीडर करूं तो ये आपका प्रोडक्ट इस केस में NaClO3 और जो है साथ में NaCl भी फॉर्म करेगा। तो अगर हम बैलेंस करें इस रिएक्शंस को तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 6 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा जो है 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ में, और जो है इन दैट केस ये बना देगा NaClO3, 5 मोल्स ऑफ NaCl एंड 3 मोल्स ऑफ H2O। ये जो है कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन आपका हो जाएगा। जो हम लोग का प्रोडक्ट है ये हम लोग का क्लोरेट फॉर्म करके आएगा। देन बात करो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी वेल फेमस रिएक्शन है क्लोरीन का। इन दैट केस आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर भी कंसीडर करते हैं। तो ये फॉर्म करके आएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में कैल्शियम क्लोराइड देगा और H2O एज अ प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट देगा। बैलेंस आप कर सकते हो। तो बैलेंसिंग में आप 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे, इसके साथ में 2 मोल्स ऑफ Cl2, ये फॉर्म कर देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इन दैट केस, और ये आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो 2 मोल्स ऑफ H2O एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाएगा। तो आप देखो तो इन दैट केस जो हम लोग का प्रोडक्ट इस केस में मेंशन किया गया है अपार्ट फ्रॉम साइड प्रोडक्ट, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इन दैट केस ऑप्शन देखो तो जो है आपको क्या मिलेगा? 26 क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन जो है हम लोग सेकंड के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आसान प्रॉब्लम है आपका। तो इन्होंने जो है एक रिएक्शन दिया हुआ है, इन्होंने वैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है और इसके बेसिस पे बोला है कि ऑब्जर्व द रेट एक्सप्रेशन, और जो है इधर रेट फॉरवर्ड रेट का जो है दिया हुआ है और पूछा हुआ है रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन। और अगर हम लोग को पता है कि इन दैट केस अगर मान लो इक्विलिब्रियम का हम लोग एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखा जा सकता है? Kc फॉर दिस रिएक्शन इज Kf बाई जो है K बैकवर्ड। तो इन दैट केस इसको कैसे लिखा जा सकता है? इस आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो इन दैट केस, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्वल होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ जो है Kf N2, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, into H2O स्क्वायर। देन आप इधर अगर कंसीडर करो तो ये हो जाएगा H2 स्क्वायर एंड NO स्क्वायर। अब आप इस केस में देखो कि जो है सिंपल सा केस है कि इन दैट केस इन्होंने पूछा हुआ है कि एक्सप्रेशन इन्होंने दिया हुआ है। एक्सप्रेशन किसका दिया हुआ है? तो एक्सप्रेशन इन्होंने Kf का दिया हुआ है, Kf फॉरवर्ड रेट का। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज Kf इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। क्लियरली आप देख सकते हो कि इन दैट केस रेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, बिकॉज़ इन्होंने H2 को कंसीडर नहीं लिया है, अनमोल लिया है। तो इन दैट के साथ देखो कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो पूछा गया है कि रिवर्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इन दैट केस क्लियरली आप देख सकते हो कि जो है इन दैट केस ये हम लोग का एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, यानी इन दैट केस आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, मेटलर्जी का सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है। बोला है कि द रिफाइनिंग मेथड यूज्ड व्हेन द मेटल एंड द इंप्योरिटीज हैव लो एंड हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे अगर उसको हम लोग मेटल्स को सेपरेट करना चाहें तो कौन सा इसमें बेस्ट मेथड होगा? पहला मेथड इन्होंने मेंशन किया है वेपर फेज रिफाइनिंग। मेल्टिंग पॉइंट डिफर है तो वेपर फेज रिफाइनिंग का कोई मीनिंग नहीं आता है। डिस्टिलेशन वन सेकेंड इसका कोई यूज नहीं है। थर्ड है लिक्वेशन, और जो है फोर्थ है जोन रिफाइनिंग। आप देख सकते हो जोन रिफाइनिंग का। तो हम लोग का अगर 28 की बात करें, क्योंकि लिक्वेशन में क्या होगा कि आप एक जो है मेल्ट कर जाएगा, दूसरा मेल्ट नहीं करेगा, और इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? उसको सेपरेट कर सकते हो कि जो करस्पॉन्डिंग मेटल जो पहले मेल्ट होगा उसको आप सेपरेट कर सकते हो। तो इन दिस केस अगर 28 में अगर जाना चाहो कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्लियरली आप लिक्वेशन के लिए जा सकते हो, यानी कि ऑप्शन थर्ड इस केस में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉब्लम है।
तो इन्होंने पूछा हुआ है कि और उसमें इन्होंने ऑप्टिकल आइसोमर्स को यूज किया है। बोला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स Ma2B2 विद द sp3 एंड dsp2 हाइब्रिडाइज मेटल एटम रिस्पेक्टिवली। आप क्लियरली देखोगे तो इन दैट केस दो पॉसिबिलिटी है बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको sp3 हाइब्रिडाइज लेता हूं और जो है dsp2 हाइब्रिडाइज लेता हूं तो इन दैट केस इसका कितने डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो वन बाय वन केसेस अगर मैं कंसीडर करूं, जस्ट एक आप ले लो sp3 हाइब्रिडाइज, तो sp3 के केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप देगा। और जब मैं बात करूं dsp2 के केस में तो ये होगा प्लेनार मॉलिक्यूल। अब सिंपल सा केस है कि अगर मॉलिक्यूल प्लेनार हो जाएगा तो इन दैट केस तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे मैं कंसीडर करूं, जस्ट कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन इसमें ले लो, या तो सीस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ले लो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ये बोर्ड का प्लेन है वही इसके में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, जिस बोर्ड में मॉलिक्यूल स्लाइस कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दैट केस ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। ये कंपाउंड किसी भी फॉर्म में आप ले लो ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा इस केस में, यानी इन दैट केस जो है हम लोग का जीरो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा। sp3 टेट्राहेड्रल की बात कर ले तो इन दैट केस किस तरीके से आएगा, ए बी ए, इस तरीके से बी बी। अब केस देखो कि जब इसको कायरल होना पड़ेगा तो ये चारों ग्रुप तो डिफर करने चाहिए। यहां में क्या देखने को मिल रहा है कि दो ग्रुप और ये दो ग्रुप सेम है, तो सेम है तो कहीं ना कहीं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री इस केस में जरूर देखने को मिलेगी। एंड इन दिस केस सो बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री द करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनेक्टिव। ये ध्यान रहे, ऑप्टिकली इनेक्टिव है तो इन दैट केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। तो अगर आप इस केस में आंसर जाना चाहो तो क्लियरली जो है देख सकते हो 29 का फोर्थ आंसर दिया है, जिसमें दोनों के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 एंड 0 कंसीडर किया। तो हमारे लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 30 जाए तो इन्होंने पूछा हुआ है द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Cn-। Cn- क्या है, अगर आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लियरली आप देख सकते हो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट है, यहां से हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। नाइट्रोजन में होता है हमारा 3 बॉन्ड, तो इन दैट केस जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इन दिस केस 3 हो जाएगा। जहां तक बात करें इन दैट केस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, क्लियरली जो है आप देखते हो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ पे भी आपको जो है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। तो इन दैट केस अगर ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हो कि जो है कौन सा केस होगा, तो क्लियर आप देख सकते हो कि जो है बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इस केस में 3 और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, डायमैग्नेटिक। तो इन दैट केस अगर आप बोलो कि जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, क्लियरली आप जो है फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखें तो इन्होंने जो है एल्काइल हैलाइड का प्रॉब्लम दिया हुआ है। एल्काइल हैलाइड के जो फेमस रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो है न्यूक्लियोफाइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है इस रिएक्शन को अफेक्ट करता है। इन दैट केस जो है इन्होंने कंसीडर क्या किया है कि दोनों पॉसिबिलिटीज है, Ks इन्होंने जो है रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए और Ke इन्होंने एलिमिनेशन के लिए दिया हुआ है। कंपैरिजन पूछा हुआ है फॉर द केस ऑफ इथेनॉक्साइड आयन और इन दैट केस ब्यूटाऑक्साइड आयन। तो आप देखो क्लियरली क्या होगा, इसमें इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज द बल्कियर बेस और बल्कियर बेस क्या करेगा, ये हम लोग का जो एलिमिनेशन है वो ज्यादा फेवर करेगा रेदर सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज बल्कियर बेस के लिए सब्स्टिट्यूशन कराना जो है डिफिकल्ट होगा अगर ये बल्कियर बेस है तो इन दैट केस ये एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा। और जहां तक इसकी बात करें, इसको आप कंसीडर करते हो कि तो ये उतना बल्कियर बेस नहीं है, ये जो है सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा ओवर द एलिमिनेशन। इस केस में एलिमिनेशन फेवर किया जाएगा ओवर द सब्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग ऑप्शन के लिए हमने क्या दिया है कि म्यू इक्वल टू Ks by Ke means rate constant for substitution divided by rate constant for elimination। अब आप इसमें देखो कि जो सब्स्टिट्यूशन का रेट है किसके लिए ज्यादा है, तो क्लियरली हम लोग जो है ए के लिए जो है सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा है, तो क्लियरली आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, बिकॉज अगर इसके लिए सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा है तो अब ये केस है कि म्यू ए विल बी ग्रेटर देन म्यू बी। सिंपल सा केस है। देन आप बात करो जो है रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या रेट जाएगा, रेट कांस्टेंट अगर इन्होंने क्या मेंशन किया है, तो अगर आप देखो इन दैट केस क्लियरली आप देख सकते हो एलिमिनेशन फेवर किया जा रहा है, तो एलिमिनेशन कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर बी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन Ke, बिकॉज ये बल्कियर बेस है, वंस अगेन रिपीट करूं तो बल्कियर बेस है और ये एलिमिनेशन को फेवर करेगा ओवर द सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बोला जा सकता है, Ke रेट कांस्टेंट फॉर B इज ग्रेटर देन रेट कांस्टेंट फॉर एलिमिनेशन फॉर A, यानी कि ये अगर हम लोग रिलेशन देखें तो इन दैट केस थर्ड जो रिलेशन है वो फॉलो कर रहा है T1 के लिए, तो हम लोग जो है थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32
ये भी जो है आसान प्रॉब्लम है और ये आपको जो है क्वेश्चन रखा हुआ है इन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स से। तो इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ग्लूकोनिक एसिड। अब हम लोग ग्लूकोनिक एसिड बनाए तो इन दैट केस सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका जाता है, जैसे आप CH2OH यहाँ पे ले लिए, HOH HOH OH HOH, ये हम लोग का ग्लूकोज है। अगर मॉलिक्यूल्स फोकस करो तो ग्लूकोज है। ग्लूकोनिक एसिड में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे CHO की जगह पे COOH हो जाएगा। ये हम लोग का सिंपल सा ग्लूकोनिक एसिड है। अब ऑप्शन पे फोकस करो, पहला ऑप्शन क्या दिया है, ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज। बिल्कुल, अगर हम लोग इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे, हम लोग का एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज किया जाएगा और इन दैट केस आप ब्रोमीन वाटर एज इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इन्होंने करेक्ट ही पूछा था, बट अदर ऑप्शन भी हम लोग जो है चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, गलत है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, देख सकते हो यहाँ पे एक ही COH ग्रुप है। देन थर्ड, ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल और हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, गलत है, ये नहीं फॉर्म कर सकता है, साइक्लिक एसिटल या हेमी एसिटल फॉर्म में नहीं जा सकता है। ये हेमी एसिटल और एसिटल की प्रॉपर्टीज हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप जब यहाँ पे प्रेजेंट है तब देख सकते हैं, ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन भी जो है हम लोग का इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ के केस में आप देखो तो इन्होंने बोला है कि ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज HNO3। HNO3 इसके लिए सुटेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर HNO3 लिया जाएगा तो क्या होगा कि ये तो ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, इस साथ साथ में इस ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो इन दैट केस ग्लूकोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप जाना चाहो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, तो हम लोग फर्स्ट आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है और मैक्सवेल थ्योरी ऑफ जो गैसेस है उनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस स्पीड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग को बेस्ड ऑन स्पीड हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि सी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सा इसमें हम लोग का जाता है, अगर फॉर्मूला हम लोग देखें, हम लोग का जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो बात करते हैं, ये हम लोग का जाता है अंडर रूट 2RT/m, ये केस हो जाएगा। जहां तक बात करें सी एवरेज का, तो ये हो जाता है हम लोग का 8RT/पाई, ये सिंपल सा केस है, ये हम लोग का जाएगा। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग सी RMS का, तो ये हम लोग का जाता है अंडर रूट 3RT/, ये हम लोग का हो जाता है। अब आप क्लियरली इसमें देखना चाहो तो क्लियरली देख सकते हो कि सी RMS इज ग्रेटर देन सी एवरेज इज ग्रेटर देन सी MPS। इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म भी मैं बोल देता हूं, आप इसके लिए राम याद रखना, रूट मीन एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। इससे आपको क्या रहेगा कि याद रहेगा कि करेस्पॉन्डिंग स्पीड का ऑर्डर क्या है। तो क्लियरली अब पॉइंट अब देखो इन दैट केस, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो है एवरेज की बात करें तो ये बीच में आ गया सेकेंड पॉइंट पे, तो ये बी हो गया हम लोग का सी एवरेज। सी MPS की बात करें, ए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो मेंशन किया गया है। तो ए जो है थर्ड ऑप्शन, अगर आप फोकस करो तो ए को बी MP लिया हुआ है, बी को इन्होंने वी एवरेज या सी एवरेज लिया हुआ है और सी पॉइंट को इन्होंने CRMS लिया हुआ है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि इस केस में आप थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो जो है थर्ड ऑप्शन इस केस में करेक्ट होगा। तो आप जो है देखोगे क्वेश्चन नंबर 34, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कॉलरस लॉ है इसको इन्होंने मेंशन किया है। तो जानते हो कि आप जो है अगर कॉलरस लॉ की जो है अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कंसीडर करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ देयर कैटायन NNI। तो उसी प्रिंसिपल को उन्होंने इन दैट केस क्वेश्चन के लिए बेस बनाया हुआ है। पूछा है कि विच इज इनकरेक्ट इन दैट केस। तो अगर हम लोग एक एक ऑब्जर्व करें ऑप्शन को तो जो है पहुंचा जा सकता है करेक्ट आंसर तक। तो आप जो है देखना कि इन्होंने क्या दिया हुआ है कि लेमडा M/H2O, लेमडा नॉट H2O और इक्वल टू लेमडा नॉट H2O, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा M नॉट HCl, लेमडा M नॉट HCl प्लस लेमडा M नॉट NaOH प्लस माइनस लेमडा M नॉट NaCl, ठीक है। तो जो है देखते हैं, बैलेंस करते हैं कि दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं और उसके बेसिस पे देखते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा M नॉट H प्लस लेमडा M नॉट OH माइनस। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। इस साइड में अगर लिखना चाहूं इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा M नॉट H प्लस लेमडा M नॉट Cl माइनस, ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देन इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लेमडा M नॉट
Na प्लस लेमडा m नॉट OH माइनस। ठीक है, इसको कैसे मैं लिखूंगा, तो लेमडा m नॉट Na प्लस लेमडा माइनस लेमडा m नॉट Cl माइनस लेमडा m नॉट Cl माइनस। ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन लिखा, आसानी से एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। तो क्या होगा इन दैट केस, क्लियरली आप लेमडा m नॉट Cl माइनस को इससे कैंसिल कर सकते हो, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का एक्सप्रेशन देख सकते हो, लेफ्ट और राइट हैंड साइड ये करेक्ट हो रहा है, यानी कि जो है फर्स्ट तो जो है हम लोग का करेक्ट है, हम लोग से पूछा हुआ है इनकरेक्ट। सेकंड के लिए आप जाओ, तो सेकंड के केस में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि लेमडा m नॉट KCl माइनस लेमडा m नॉट NaCl इज इक्वल टू लेमडा m नॉट KBr माइनस लेमडा m नॉट NaBr। ठीक है, इसको भी आप इसमें कॉलरास लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा लेमडा m नॉट K प्लस लेमडा m नॉट Cl माइनस, इसको आप लिख सकते हो कि लेमडा m नॉट Na प्लस, ठीक है, माइनस लेमडा, इसको आप ओपन कर दिए, लेमडा m नॉट Cl माइनस। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जो है राइट हैंड साइड फोकस करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा कि लेमडा m नॉट Br माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली यहां भी जो एक्सप्रेशन बनेगा आपका लेमडा m नॉट K प्लस माइनस लेमडा m नॉट जो है Na प्लस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। अब जो है थर्ड ऑप्शन पे फोकस करो। थर्ड का केस क्या है कि लेमडा m नॉट NaBr माइनस लेमडा m नॉट NaCl इज इक्वल टू लेमडा m नॉट KBr माइनस लेमडा m नॉट KCl। क्या होगा इन दैट केस, इस केस में आप देखो सोडियम अगर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली एक्सप्रेशन बन के आएगा लेमडा m नॉट Br माइनस लेमडा m नॉट Cl माइनस, इस लेफ्ट हैंड साइड में। यहां भी क्या होगा कि जो है लेमडा m नॉट पोटेशियम तो कैंसिल हो जाएगा, पोटेशियम आयन का, हम लोग के पास एक्सप्रेशन बन जाएगा लेमडा m नॉट Br माइनस लेमडा m नॉट Cl माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। देन आप बात करो लास्ट केस के लिए, तो यहां पे लेमडा m नॉट NaBr माइनस लेमडा m नॉट NaCl, ठीक है, ये केस हुआ, इज इक्वल टू लेमडा m नॉट KBr माइनस लेमडा m नॉट NaBr। अब इस केस में आप देख सकते हो क्या क्या कैंसिल होगा, तो अगर मैं इस साइड में एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो क्या एक्सप्रेशन बन के आएगा, तो आपका बन के आएगा लेमडा m नॉट, सोडियम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा Br माइनस लेमडा m नॉट Cl माइनस, ये इस लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आए तो अगर हम लोग देखें तो K प्लस का K जो है ब्रोमीन का तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड में एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, लेमडा m नॉट K प्लस माइनस लेमडा m नॉट Br माइनस सोडियम। तो इन दैट केस आप देख सकते हो क्लियरली कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो इन दैट केस पूछा हुआ है कि विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, हम लोग क्लियरली फोर्थ ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, फोर्थ विल बी इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 35 आप देखो तो पीरियोडिक टेबल का सिंपल सा प्रॉब्लम है, पूछा है कि विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सल्फर एंड सेलेनियम, लिथियम एंड सोडियम रिस्पेक्टिवली, द एलिमेंट दैट रिलीज द मोर एनर्जी अपॉन द इलेक्ट्रॉन गेन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को लेकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर आप कंपेयर करना चाहो, ये किसी से बात छुपी नहीं है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, इस केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। इवन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल अगर आप लेते हो तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज आप जो देख सकते हो कि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है वो कहीं ना कहीं करेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फ्लोरीन का वो कम कर देता है। इस एनटीए इस साल में जो है 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया इसको लेकर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजन को लेकर। तो एक बार आप ध्यान रखना कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्लाइटली ज्यादा होगी फ्लोरीन से, ये बहुत लोग धोखा खा जाते हैं फ्लोरीन के साथ में। नेक्स्ट बात करें सल्फर एंड सेलेनियम के साथ में, तो जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर की जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थोड़ा स्लाइटली ज्यादा होगी सेलेनियम से, तो इस केस में सल्फर हो जाएगा। जहां तक बात करें जो है लिथियम एंड सोडियम में, लिथियम का साइज स्मॉलर है, इन दैट केस आप देखोगे कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा। तो अब इस कॉम्बिनेशन में देखो कि इन दैट केस कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो क्लियर आप देख सकते हो 35 का जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सल्फर और लिथियम, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 35 के केस में आप फर्स्ट आंसर कंसीडर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखोगे कि इन्होंने
जो हाइड्रोजन चैप्टर होता है हम लोग का 11th का, और एस ब्लॉक को इन्होंने यूज किया हुआ है, दोनों चैप्टर से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे ऑप्शन ए में इन्होंने क्या दिया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद डाइऑक्सीजन। बिल्कुल सही है कि अगर आप H2O2 को हीट करते हो, आप हीट करोगे तो इन दैट केस क्या मिलेगा आपको, H2O मॉलिक्यूल मिल जाएगा और साथ में हाफ O2 मिल जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग ये ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल बी के केस में क्या है, तो बी में हम लोग जो है लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड सच एज द KClO3 lead nitrate and sodium nitrate when heated liberated डाइऑक्सीजन। बिल्कुल इस केस में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो क्लोरीन है, इसको थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ क्लोरीन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इन दैट केस फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने जा रहा है, तो अगर आप हीट करोगे तो आपको जो है मिल जाएगा इन दैट केस O2 एज ए प्रोडक्ट इसमें फॉर्म करके दे देगा, साथ में KCl बनेगा, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें इसमें तो जो है उसी तरीके से लेड नाइट्रेट भी हम लोग हीट करें तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। जो है सोडियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो सोडियम नाइट्राइट एलॉन्ग विद ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट दे देगा, यानी कि बी भी हम लोग का करेक्ट है। सी ऑप्शन देखें तो इन्होंने दिया हुआ है 2-ethyl एंथ्राक्विनोन इज यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बिल्कुल इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। एंथ्राक्विनोन अगर दिया हुआ है तो इन दैट केस आप उससे एज अ पेरोक्साइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके बना सकते हो। तो आप देखो इन दैट केस कैसे होगा, तो ये हम लोग का जो है प्रोडक्ट होता है एंथ्राक्विनोन, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट होगा ये 2-ethyl एंथ्राक्विनोन। या तो इसको हम लोग करते क्या थे, तो हम लोग जो है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इसको ट्रीट करते थे। तो इन दैट केस ये क्या करता था, इसको जो है रिड्यूस करता था, रिड्यूस करके फॉर्म कर लेता था, हम लोग का जो प्रोडक्ट होता था ये बनाता था OH, ये रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने एज अ प्रोडक्ट, साथ में हम लोग का H2O2 एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके देते हैं। ध्यान रहे कि इन दैट केस इसको फर्दर रीजनरेट किया जा सकता है। जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रॉम एयर, तो इन दैट केस ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हम लोग को जो है फर्दर रीजनरेट किया जा सकता है। तो आप जो है एवरी टाइम अगर H2O2 जनरेट करना चाहो इस रिएक्शन के थ्रू क्लियरली जनरेट कर सकते हो। क्या करना होगा, आपको हाइड्रोजनेशन कराना होगा और लेटर ऑन जैसे ही ये H2O2 जनरेट हो जाएगा, फर्दर आप इसको ऑक्सीडाइज करके एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट कर सकते हो, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन में। तो ऑब्वियसली ये जो है सी हम लोग का ऑप्शन करेक्ट जाएगा। डी के केस में देखो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट। तो अब जो है यूज ये बेसिकली हम लोग मेथड देखते हैं जब हम लोग सोडियम मेटाबोरेट को सोडियम परबोरेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग का जो है ये भी रिएक्शन जो है किया कराया जा सकता है। तो परबोरेट क्या होता है, एक बार मैं स्ट्रक्चर जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से हम लोग का परबोरेट का स्ट्रक्चर आएगा, BOO यहाँ पे, और यहाँ से OH क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH इस बोरान पे निगेटिव चार्ज, टोटल अगर देखो तो 2- आएगा और साथ में सोडियम के साथ बैलेंस होगा। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मेटाबोरेट को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, तो ये हम लोग का परबोरेट फॉर्म करके आता है। तो ये बेसिकली हम लोग H2O2 का यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परबोरेट फ्रॉम मेटाबोरेट। तो हम लोग का इस केस में अगर देखें तो A, B, C, D सभी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अगर आप जाओ तो फोर्थ जो हम लोग का इस केस में करेक्ट आंसर जा सकता है 36 के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखें तो ये सोल्यूशन चैप्टर का बेसिक थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम दिया है। जनरली सोल्यूशन से हम लोग को न्यूमेरिकली प्रॉब्लम मिलते थे, बट इस साल इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और इन्होंने थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम रखा हुआ है। क्या इनका थ्योरी है, तो 2 ओपन बीकर, आप देख सकते हो कि ये 2 ओपन बीकर है और जो है कॉन्टेनिंग अ सॉल्वेंट। इस केस में क्या है, तो केवल हम लोग का सॉल्वेंट है। अब इसकी बात करें, इन्होंने जो है दिया हुआ है कि अदर कॉन्टेनिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दोनों इस मिक्सचर में हम लोग का प्रेजेंट। तो अब इसलिए कैसे कि आप देखोगे कि इन दैट केस जो है पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो, इसको टुगेदर एज अ सील्ड किया गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ में है सेकंड वाला। तो ओवर द टाइम क्या देखने को मिलेगा, पहला द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट डज नॉट चेंज। ये ऐसा केस नहीं होगा बिकॉज इसका तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इनिशियली और इसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो इन दैट केस मैनेज होगा वेपर प्रेशर में, तो ऐसा नहीं होगा। देन बात करें हम लोग तो सेकंड जो है आप देखो तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। नहीं, अगर केस इसमें देखो ओवरऑल केस कैसे होने जा रहा है, तो यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि इन दैट केस जो है आप ले सकते हो सॉल्वेंट का, और यहाँ पे जो है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन का है, PSS में ले लेता हूँ।
तो ये जो है कम होगा अगर जो है बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ पीएस इज ग्रेटर देन पीएसएस इनिशियली जब ये रखा जाएगा, बाद में मैनेज होगा तो करस्पॉन्डिंग जो है इसमें कंडेंसेशन अकर होना शुरू हो जाएगा और यहां से क्या होगा कि फिर इमर्ज सेकेंड सॉल्वेंट इवेपोरेट होंगे। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो वेपर प्रेशर है इन दैट केस, बी के केस में क्या होगा कि वेपर प्रेशर कम था, इसकी वजह से क्या होगा कि जो है कंडेंसेशन अकर होगा और इसका वॉल्यूम इंक्रीज करने जा रहा है। जहां तक इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अगर आप इस केस में कंसीडर करना चाहो तो फोर्थ ऑप्शन क्लियरली हम लोग को मेंशन किया गया है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग का इंक्रीज कर रहा है बिकॉज इसका पार्शियल प्रेशर कम था और इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, इसकी वजह से ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जाता है। तो अगर हम लोग ले जाना चाहें 37 के लिए तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका बेसिक जो सेपरेशन पार्ट वाला पार्ट से इन्होंने क्वेश्चन उठाया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? Chromatography column packed with the silica gel as a stationary phase was used to separate a mixture of compound consisting of A benzyl anilide, B aniline, C acetophenone. When the column is eluted with the mixture of solvent, हेक्सेन है और साथ में इथाइल एसीटेट है, जो है इनका जो रेशियो है 20:80%, द सीक्वेंस ऑफ ऑब्टेन कंपाउंड। अब थोड़ा सा मिक्सचर में आप देखो तो हेक्सेन प्लस हेक्सेन हम लोग का नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इसके साथ में इन्होंने क्या किया है, यूज किया हुआ है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो क्लियरली आप देख सकते हो इन दैट केस क्या होगा कि जब इथाइल एसीटेट है ये जो है पोलर सॉल्वेंट है और इसका जो परसेंटेज है 80% और 20% दिया हुआ है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि होता क्या है कि जब हम लोग इसमें सेपरेशन करने जाएंगे तो जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर ये हम लोगों ने पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी वो पहले जो है सेपरेट आउट हो जाएगा सॉल्यूशन से। तो इन दैट केस अगर हम लोग जो है इसमें देखें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जाता है, तो जो है एसिटोफिनॉन सबसे ज्यादा पोलर है अगर देखो क्लियरली एसिटोफिनॉन, देन उसके बाद हम लोग का ऑप्शन में जो है एनिलीन कंसीडर किया जा जो है बेंजाल्डिहाइड तो यानी कि ए, और उसके बाद जो है एनिलीन तो यानी कि इस केस में सी ए भी हम लोग जा सकते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 39 ये पूरा जो है बेस्ड है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि जो है देखोगे रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना चाह रहे हैं कुछ केसेस में। तो आप इस केस में आप देखो तो जो है फर्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो बोला है कि विच इज द पॉसिबल रिएक्शन। अगर आप इसमें देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और बोला गया लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द रिएक्शन आर पॉसिबल। तो वन बाय वन फोकस करो आप। तो होगा क्या कि पहला रिएक्शन आप देखो तो एनहाइड्रस Cl जो लोविस एसिड होता है और वर्क कैसे करता है, तो यहाँ इन दैट केस ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा AlCl3 और होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है इस रिएक्शन को कराना, और इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि क्लोरीन का जो लोन पेयर इसके साथ डीलोकलाइज्ड होगा। जब ये डीलोकलाइज होगा तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किया रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। एट द सेकेंड टाइम जो है देखो इन दैट केस तो क्या होगा, जो हम लोग का फिनाइल कार्बोकैटायन फॉर्म करके होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये दोनों रीजन इस तरीके का इसको एक तरीके से कंसीडर किया जा सकता है कि क्यों जो ये रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। बी की बात करें बिल्कुल ये रिएक्शन आपका एनसीईआरटी का जो है रिएक्शन दिया हुआ है, आप देखोगे कि जो है जो हम लोग क्लोरीन अगर एक्सेस अमाउंट में लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 तो आपको जो है 6 पोजीशन पे क्लोरीनेशन देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। ध्यान है इसको आप बीएससी से मतलब कंफ्यूज करना, बीएससी में हम लोग क्या देखते हैं, बीएससी ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका जो है डिफरेंट वे प्रिपरेशन होता है, हम लोग उस पे हाई टेम्परेचर रखते हैं, हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाता है। तो इस केस में आप देखोगे कि ये भी रिएक्शन हम लोग का फिजिबल है, बेसिक रिएक्शन ये कराया जा सकता है। तो इस हम लोग को इसको नाम देते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बी इज आवर पॉसिबल रिएक्शन। सी की बात करें तो सी में भी ऑलमोस्ट कहानी सेम है जैसे हम लोगों ने ए के केस में बोला, यहाँ में भी वही केस है। बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस अगर ये डीलोकलाइज होता है तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, तो इन दैट केस डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। यानी कार्बोकैटायन जो होगा हम लोग का जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा उसको मैं जनरेट नहीं कर सकता हूँ। अब जनरेट नहीं कर सकता हूँ तो ये आगे का पॉसिबल रिएक्शन नहीं होगा। सेम टाइम आप ये भी बोल सकते हो कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म करके आएगा जो कि विनाइलिक कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा, यानी कि सी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल रिएक्शन। डी की बात कर लेते हैं। डी बिल्कुल जो है हम लोग करा सकते हैं, इसको जो है ब्रेक किया जा सकता है। इन दैट केस क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म करके आएगा CH2CH CH2
ये हम लोग का एल्लाइलिक कार्बोकैटायन है और ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो डी इस केस में रिएक्शन पॉसिबल है हमारे इस केस में। तो अगर आप ऑप्शन के साथ जाना चाहो विच ऑफ दिस रिएक्शंस आर पॉसिबल, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो सेकंड केस है तो उसमें बोला है कि बी एंड डी, तो बिल्कुल हम लोग सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इन्होंने जो है डिफरेंट रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर होता है उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बोला है कि द रेडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज, पहला द कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन विथ डाई ऑक्सीजन एट 2000 केल्विन। तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, एट 2000 केल्विन पे N2 प्लस O2 रिएक्ट करेंगे और ये फॉर्म कर जाएंगे 2 मोल्स ऑफ NO। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो क्लियरली इसको हम लोग जो है रेडॉक्स रिएक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। ये एज वन स्पीसीज इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, at the same time second species is going to reduce, so basically we can consider this as a redox reaction। हम लोग ये फर्स्ट आंसर के साथ जा सकते हैं। जहां तक अदर है उसको भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि बिकॉज दे आर इनकरेक्ट और नॉट। तो आप देखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम O3 इन्होंने फ्रॉम ऑक्सीजन, तो इन दैट केस क्या बोला है कि अगर मैं इसको यूज करता हूँ ये रिएक्शन हम लोग का रेडॉक्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, इस केस में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कंसीडर किया जाएगा। देन थर्ड क्या केस क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद NaOH। इन दैट केस में हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ये सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सोडियम का हो जाए या सल्फर का हो जाए या ऑक्सीजन का ही हो जाए, तो इन दैट केस ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। डी को भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो डी में हम लोग का जो है एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स के साथ Cl3, इसको हम लोगों ने AgNO3 के साथ ट्रीट किया हुआ है। ये क्या फॉर्म कर लेगा, तो जो ये कॉम्प्लेक्स के बाहर क्लोराइड है इसके साथ रिएक्ट करके AgCl फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी ना क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, नाइदर जो है हम लोग का क्लोरीन का, नाइदर हम लोग का सिल्वर का। तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि जो पहला रिएक्शन है इन दैट केस दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि अगर 40 की बात करें तो हम लोग फर्स्ट आंसर करेक्ट कर सकते हैं। 41 आपका वंस अगेन इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है कितना इंटरेस्टिंग, जेईई मेंस वालों के लिए तो खास कर ही 2 क्वेश्चन इन्होंने इस चैप्टर से पूछा हुआ है। तो आप जो है इस चैप्टर पे खासकर थोड़ा फोकस रखना। तो आप देखो इन्होंने क्या बोला है कि अमॉन्ग द स्टेटमेंट A to D इनकरेक्ट वन। आसान प्रॉब्लम है, अगर आपको जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है तो इन दैट केस इस प्रॉब्लम को इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल CO3। अब CO3 का केस में क्या होगा कि अगर मैं कंसीडर करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, ये जाएगा 3D6, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कंसीडर किया हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। देख लेते हैं एक बार, अगर स्ट्रांग फील्ड होगा तो हम लोग को पता है कि इन दैट केस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या देखने को मिलेगा, तो इन दैट केस ये हो जाएगा हम लोग का T2G और ये हो जाएगा Eg। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, अदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएंगे। तो इन दैट केस इन्होंने क्या बोला है कि जो है ऑक्टाहेड्रल विथ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। ये गलत है, इन दैट केस इसको नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रहे इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट के लिए जाएंगे तो ए इज इनकरेक्ट वन, तो ये जो है ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड की बात करें, सेकंड जो है बात करें तो इन दैट केस क्या दिया हुआ है कि द स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन corresponding pairing energy. The d electron configuration for cobalt 3 in the octahedral complex is T4Eg, मींस ये जो है हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन होगा जब हम लोग ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा होगा क्या, तो इन दैट केस पेयरिंग का जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा पेयरिंग। तो इन दैट केस अब इसका केस है कि इन दैट केस क्या होगा कि आपको जो है वीक फील्ड का केस पूछा हुआ है। तो जो है अगर आप देखो तो इन दैट केस ये हो गया हम लोग का T2G, ये हो गया हम लोग का Eg, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, अब जो है चौथा और जो है 3D6 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे क्या होगा कि देखो आप इस कंडीशन से क्या होने जा रहे हैं, तो इन दैट केस जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो जो है लेस है। तो इन दैट केस पेयरिंग की जगह पे ये फेवर करेगा कि जो है Eg में जाना। तो जो है 4th इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, 5th इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, 6th इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो जो कॉन्फ़िगरेशन आपका निकल के आ रहा है T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और जो है Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो है करेक्ट है। तो सेकंड करेक्ट है। थर्ड की बात करें तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय कोबाल्ट En3 मींस जो है इज लोअर दैन कोबाल्ट फ्लोराइड, हम लोग ने हेक्साफ्लोराइड कंसीडर किया हुआ है। तो अब इस केस का क्या है कि आप देखोगे कि En जो हम लोग का इथाइनामीन है, इन दैट केस आप क्या देखोगे जो है करेस्पॉन्डिंग स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है।
तो जो है दो हम लोग का जो है ये दिया हुआ है, मेंशन किया है कोबाल्ट En3, ये इस केस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा इन्होंने बात किया है COF6 जो है 3-, ये हम लोग का वीक फील्ड लिगेंड है। अब इस केस में आप क्या कंसीडर कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो करेस्पॉन्डिंग इन केस में हम लोग का जो ये गैप होता है या एनर्जी का स्प्लिटिंग एनर्जी वो ज्यादा होगा, तो इन दैट केस जो है एनर्जी ज्यादा होगा। अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो लेम्डा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लेम्डा विल बी वेवलेंथ इज लोअर देन, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी आल्सो करेक्ट है। तो जो है पूछा है फोर्थ में जाए, इन दैट केस डेल ऑक्टाहेड्रल फॉर कॉम्प्लेक्स सी का कोबाल्ट थर्ड इन्होंने दिया हुआ है 18, मतलब इन्होंने मेंशन किया है जो है डेल ऑक्टाहेड्रल फॉर द कॉम्प्लेक्स CO थर्ड कॉम्प्लेक्स इज 18,000 पर सेंटीमीटर, और डेल टेट्राहेड्रल इन्होंने मेंशन किया है 16,000। बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिकॉज अगर रिलेशन देखा जाए तो डेल टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 3/4 डेल ऑक्टाहेड्रल, ये हम लोग का रिलेशन में नहीं आएगा, यहाँ दैट केस ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप जाना चाहो 41 के लिए जो ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग का A और D इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो है हम लोग जो है इस केस में फोर्थ ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखें तो क्या क्वेश्चन बोला है कि द अमोनिया रिलीज ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, मोल कॉन्सेप्ट का इन्होंने यूज किया है, साथ में क्वांटिटेटिव एनालिसिस को इन्होंने कॉन्सेप्ट को रखा हुआ है। तो होगा क्या रिएक्शन, आप देखो इन दैट केस यूरिया हम लोग का हो गया NH2CONH2, इसको इन्होंने NaOH के साथ ट्रीट किया हुआ है, तो होगा क्या इस दैट केस आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिलीज होगा। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं, सिंपल सा जो है मोल कॉन्सेप्ट का मेथड है। तो इन्होंने क्या लिया है, यूरिया को लिया हुआ है इन्होंने 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम यूरिया में क्या हो गया आपका, इन दैट केस आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, 60 ग्राम पर मोल, क्या आंसर आ जाएगा इन दैट केस, तो आप जो है क्लियरली देख सकते हो इन दैट केस ये 0.01 मोल हो जाएगा। अमोनिया कितना रिलीज करेगा, तो आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ यूरिया से 2 मोल ऑफ अमोनिया जनरेट हो रहा है, तो इन दैट केस इसका हो जाएगा 0.02 मोल ऑफ अमोनिया। अब देखो इन दैट केस क्या होगा, अमोनिया और HCl का रिएक्शन क्या हो रहा है, अमोनिया को हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं HCl के साथ में, और ये फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड। तो क्लियरली आपने इसको क्या लिया हुआ है 0.02 मिली 0.02 मोल्स, तो इन दैट केस ये भी 0. जो है इसको भी हम लोग को 0.02 मोल्स लेना पड़ेगा। तो आप देखो इन दैट केस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जो है इन दैट केस 0.2 0 into 0.1 mm, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो इन दैट केस अगर हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट केस 0.2 into 0. क्योंकि 100 ml दिया है तो 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.02। तो बेसिकली हम लोग का जो फर्स्ट आंसर है वही हम लोग जो है जा सकते हैं, तो 42 के लिए फर्स्ट विल बी करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड द स्ट्रक्चर A and B, अगर हम लोग देखें इन दैट केस जो है ये रिएक्शन ये इसमें A प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, फर्दर इसको इन्होंने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ट्रीट किया तो प्रोडक्ट B बन के आ रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ A और B के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, सिंपल सा रिएक्शंस है, अगर आप जाओ इन दैट केस कैसे रिएक्शन होगा, तो जो है HBr का रोल क्या होगा, तो HBr जनरेट करेगा H+, इन दैट केस ये इस पे प्रोटोनेट करेगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा, तो इन दैट केस आपका जो Br- है जो इस पे SN2 अटैक करेगा और करेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म करके आएगा। तो हम लोग का जो ये प्रोडक्ट है अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये बना के आ जाएगा CH2Br, यहाँ पे आ गया, इसके साथ साथ में आपका ये हो गया OH ग्रुप, ठीक है OH, और इसके साथ में आपका ये चेन 1 2 3 और साथ में ब्रोमीन, तो 1 2 3 और इस तरीके से प्रोडक्ट बन के आ गया, ठीक है। तो ये हो गया है। बी की बात करें तो ये जो है सिंपल सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, हम लोग को पता है कि दैट इज द एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन। सोडियम अगर इन दैट केस ये ब्रोमीन हम लोगों ने कंसीडर किया तो आपस में जो है रिएक्शन में जाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो केस क्या होगा, आप देखो कि जब मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ फर्दर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हम लोग का रिएक्शन जो है फेमस रिएक्शन दैट इज वुड्स रिएक्शन, अगर याद हो आपको तो इन दैट केस क्या होगा, तो ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट चाहिए। तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट में क्या होगा कि इन दैट केस ये दोनों ब्रोमीन रिमूव हो जाएंगे और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। तो अगर देखें तो इन दैट केस 1 2 3 4 कार्बन होंगे, तो क्लियरली आप जो है इसको बना सकते हो। कैसे प्रोडक्ट बन के आएगा, तो आप देखोगे तो इन दैट केस यहाँ पे हो गया OH, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये रिंग फॉर्म करके दे दिया। तो आप जो है ये हम लोग का प्रोडक्ट B हो गया। पूछा गया कि A एंड B का स्ट्रक्चर, तो क्लियरली अगर ऑप्शन में देखो तो जो सेकेंड ऑप्शन है
ठीक है। सेकेंड ऑप्शन के केस में आप देखो तो इन दैट केस प्रोडक्ट ए जो है दिया हुआ है, ये गिवन प्रोडक्ट, और बी में हम लोग का ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्लियरली हम लोग इस केस में सेकेंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इन दैट केस क्या किया गया है कि आपको पता है कि पहला जो है हम लोग का एसिटाइलेशन कराया गया है नाइट्रोजन पे। तो एसिटाइलेशन में क्या होगा, तो ऑब्वियसली एसिटाइल ग्रुप का आपको पता होगा, ये हम लोग का एसिटिक एनहाइड्राइड है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एसिटाइलेशन अकर होगा। जो प्रोडक्ट ए होगा इन दैट केस हम लोग का क्या बन के आएगा, नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा और करस्पॉन्डिंग यहाँ से सब्स्टिट्यूशन अकर होगा। तो जो प्रोडक्ट ये बन के आएगा आपका, ये बन के आएगा NHCO3। ये कराया क्यों जाता है, अगर याद होगा आपको, तो हम लोग जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। होता क्या है कि जब आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराने जाओगे डायरेक्ट, तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म करके आता है। तो इन दैट केस हमारे पास ये इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो NH2 ग्रुप होता है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन जैसे इसका एसिटाइलेशन होता है, बिकॉज नाइट्रोजन का लोन पेयर अब CO के साथ रेजोनेंस में जाना शुरू कर देता है, तो एक जो है उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इन दैट केस आप देख सकते हो कि इसका एसिटाइलेशन अकर होगा, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का किया जाएगा। अब बी की बात करें तो बी के केस में क्या होगा कि जो है ब्रोमिनेशन अकर होना शुरू होगा। ब्रोमिनेशन अब होगा कहाँ पे, जो है देखो आप CH3 हो गया और यहाँ पे NHCO3 हो गया। अब जो है चूंकि यहाँ पे इसका जो प्लस एम इफेक्ट है यही काम करता रहेगा, तो इसके लिए जो ससेप्टिबल पोजीशन होगा जहाँ पे ये वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप मोनोब्रोमिनेशन अकर होगा, तो ये किस पोजीशन पे जाकर रिएक्ट करने जा रहा है, तो ये वाला जो पोजीशन है इसके लिए ज्यादा ससेप्टिबल होगा बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ दिस नाइट्रोजन। तो आप देखोगे क्या कि प्रोडक्ट बी जो बन के आएगा, क्लियर, इस केस में आपका आ जाएगा NHCO3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमिनेशन और यहाँ पे जो है CH3 ग्रुप में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, ध्यान है। तो इन दैट केस अगर आप ऑप्शन जाना चाहो कि इसका पूछा हुआ है इन्होंने, सॉरी बी प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो बी के केस में आप क्लियरली जा सकते हो कि फाइनली जो बी प्रोडक्ट है ये हो रहा है, तो जो है इस केस में आप थर्ड ऑप्शन के साथ तो जा सकते हो। थर्ड, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, आप ध्यान में रखना, ये जो है सिंबल सा GOC का प्रॉब्लम है। आपका GOC का जो फर्स्ट प्रॉब्लम होता है स्टेबिलिटी आपको पता करना रहता है, उससे प्रॉब्लम पूछा हुआ है। तो आप जो है डिफरेंट इफेक्ट देखना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसमें रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट मेनली काम करता रहेगा, और उसके बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इस केस में देखो आप, तो जो है इसमें मेसमरिक इफेक्ट नहीं काम कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, केवल NO2 का -I इफेक्ट काम कर रहा है। तो इन दैट केस जो है इसका जो है कंसीडर करते हैं आगे। इसमें जो है जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे NO2 का -I इफेक्ट है, साथ साथ में जो है रेजोनेंस में भी जाएगा, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगा। लेकिन NO2 यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं काम कर रहा है। देन यहाँ की बात करें तो NO2 जो हम लोग को पता है -M ग्रुप है, और साथ में ये सभी इसके साथ रेजोनेंस में, तो जिसकी वजह से इसका -M काम कर रहा है, -I भी काम कर रहा है, और इसकी वजह से जो ये होगा इसको हाई स्टेबिलिटी मिलेगा, बिकॉज इसमें डीलोकलाइजेशन और जो है डीलोकलाइजेशन अकर हो रहा है। तो क्लियरली अगर इस केस में आप ऑर्डर जाना चाहो स्टेबिलिटी का, तो C सबसे ज्यादा, C को फॉलो करेगा B को फॉलो करेगा A, ये हम लोग का स्टेबिलिटी का ऑर्डर जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि इस केस में जो आंसर होगा जो हम लोग का चला जाएगा CBA, तो ये हम लोग का फर्स्ट जो आंसर है ये इस केस में करेक्ट हो जाएगा। नंबर 46 आप देखो तो ये सरफेस केमिस्ट्री का जो है प्रॉब्लम है, इन्होंने न्यूमेरिकल रखा हुआ है, रेदर ये हर साल इनसे थियोरेटिकल प्रॉब्लम पूछा करते थे सरफेस केमिस्ट्री की जहां तक बात करें, बट इस बार इन्होंने न्यूमेरिकल रखा है। क्या रखा है, द फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ ACl फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट इज 30 मिलीमोल्स पर लीटर। If H2SO4 is used for the fluctuation of arsenic sulfide, the amount in the gram of H2SO4 in 250 ml required for above purposes। तो जो है इन दैट केस सिंपल सा है कि फ्लक्चुएशन वैल्यू आपको याद होगा कि जो है फ्लक्चुएशन वैल्यू होता है कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग को देना पड़ेगा टू स्टार्ट द कोगुलेशन ऑफ अ सॉल्ट। तो इन दैट केस जो मिलीमोल्स होगा उसको कंसीडर करते हैं। तो आप देखो इन्होंने HCl के केस में क्या दिया है कि HCl के लिए इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप कंसीडर करो इन दैट केस दिया हुआ है 30 मिलीमोल्स पर लीटर। ठीक है, यानी HCl के केस में फ्लक्चुएशन वैल्यू यही होता है 30 मिलीमोल्स पर लीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्होंने H2SO4 यूज किया हुआ है, तो अब इस केस की H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड है, तो H2SO4 पर लीटर के लिए आपको H2SO4 कितना चाहिए होगा 50 मिलीमोल्स पर लीटर। यहां से तो यूनिटरी मेथड से आपको समझ में आता है कि जब 2 H2SO4 है तो जो है अगर 50 मिलीमोल्स लूंगा तो जितना काम HCl कर रहा था 30 मिलीमोल्स ऑफ HCl, उतना ही काम 50 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 काम कर देगा। अब लेकिन कहानी यहाँ पे बदली है, क्या इन्होंने लिया हुआ है कि इन द ग्राम फ्लक्चुएशन वैल्यू हम लोग को कंसीडर करना है, तो जो है कितने ग्राम ऑफ H2SO4 चाहिए होगा। अब हम लोगों ने फ्लक्चुएशन वैल्यू निकाल चुके हैं, अब उसके बेसिस पे निकालना है। तो आप एक काम कंसीडर कर सकते हो कि 50, देखो आप
इसको क्या करना है, 50 हम लोग 1000 ml में कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग को के केस में क्या है कि हम लोग को लेना है 250 ml के लिए, तो जो है 15/1000 हम लोगों ने लिया पर लीटर और ये 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो रहा मिलीमोल्स की बात। जहां बात करें इसमें फर्दर इन्होंने बोला है कि जो है कितने हम लोग को मॉलिक्यूलर इसका जो है ग्राम लेना पड़ेगा इन द ग्राम। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 98 कंसीडर करना होगा। ये हो गया इसका ग्राम पर मोल। जो है इन दैट केस आप क्या करोगे, सिंपली इसको अगर आप सॉल्व करते हो, जो है फर्दर हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। हम लोग को पता है कि इन दैट केस मिली मोल्स है, तो इन दैट केस आप इसको कंसीडर करोगे। तो अब लेटर ऑन इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो जो आपको वैल्यू दे देगा इन दैट केस आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो है 1/4 चला जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सिंपल सा आ जाएगा। तो फाइनली आंसर दे देगा आपको 0.37। तो ध्यान है फ्लक्चुएशन जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया जाएगा, सच दैट कि जो सॉल्व है उसका कोगुलेशन स्टार्ट किया जा सके। तो इन दैट केस भी हम लोग जो है सिंपली ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिसको भी फ्लक्चुएशन वैल्यू का डिफिनीशन पता है वो जो है इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकता है। तो इस केस में हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो सिंपली 0.37 हो जाएगा। 47 आपसे पूछा हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम, और जनरली जब आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम पूछता है तो पीएच कैलकुलेशन उनका मेन टारगेट रहता है कि पीएच कैलकुलेट किया जाए फॉर द डिफरेंट सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा अप्रोच है, आपको पहले सोल्यूशन रिकॉग्नाइज करना है कि जो सोल्यूशन फॉर्म किया है ये बफर सोल्यूशन है या एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। बस अगर ये रिकॉग्नाइज कर लिए तो आप पीएच का फॉर्मूला यूज करके क्लियरली आप जो है इस केस में पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान है आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ो तो खासकर इस वाले पोर्शन पे पीएच कैलकुलेशन वाले पे टारगेट रखो कि हाँ इन दैट केस हम लोग पीएच कैलकुलेट करना सीख जाए। आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा आयनिक इक्विलिब्रियम टारगेट यही रखेगा कि इस वाले सेक्शन से पूछा जाए। तो इन दैट केस अप्रोच आप देखो क्या दिया हुआ है कि 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर मैं कंसीडर करूं 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड तो यानी कि नंबर ऑफ, अगर मैं कंसीडर करता हूं मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा ये, तो जो है 3 ग्राम लिया हुआ है, 3 ग्राम इसका कितना हो जाएगा 60 ग्राम। इसका मोलर मास अगर लें तो 60 ग्राम पर मोल। ये तो रहा मोल, इसको 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलीमोल्स आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो कितना आ जाएगा, तो क्लियरली आप देख सकते हो 300/6 यानी कि जो है इस केस में 50 मिलीमोल्स ये आ चुका है। अब यहां ध्यान रखना क्या किया इन्होंने कि इसको पहले 250 में ऐड किया, 250 में इतना मिलीमोल्स ऐड किया, इसको इन्होंने डाइल्यूट किया बाय एडिंग अप टू 500 मींस फाइनल जो वॉल्यूम रह रहा है वो 500 हो जा रहा है। यानी कि अगर मैं एसिटिक एसिड का कंसीडर करूं, एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो इन दैट केस आप देख सकते हो कि 50 मिलीमोल्स किसमें प्रेजेंट है, तो 50 मिलीमोल्स आ रहे हैं हमारे 500 में। अब इन दैट केस इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर ml लिया हुआ है, फर्दर इन्होंने क्या किया, इसका जो 20 ml है वही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो सिंपल सा केस आ जाएगा आपका। अगर देखो तो इन दैट केस जो है हम लोग का जो नंबर ऑफ मिलीमोल्स बनेगा ये ml है, ml कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें एसिटिक एसिड हो जाएगा 2 मिलीमोल्स। ये तो रहा एसिटिक एसिड की बात, CH3COOH की बात मैंने कर लिया। अब बात करते हैं जो अदर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज HCl की बात कर ले। तो HCl का केस क्या दिया हुआ, HCl दिया हुआ इन्होंने 20 ml ऑफ 1/2 ml जो है 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन 1/2 ml ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड। तो यानी कि HCl की बात कर ले तो HCl क्या दिया हुआ है 0.1 मोलर। अब इसको हम लोगों ने लिया था, अगर याद हो तो इन दैट केस ये तो 1000 में होगा। अब अगर आप बात करें जो है 1000 ml में होगा इतने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं मोल्स पर 1000 ml। इससे इन्होंने क्या किया था, इसको कंसीडर किया था 500 ml, ठीक है, 500 ml के लिए। तो 500 ml लिया तो इतने मिलीमोल्स इसमें हुए जो है, अगर कंसीडर करो आप मिलीमोल्स इजीली ले सकते हो। इसको इन्होंने 20 से कंसीडर किया हुआ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो हम लोग का मिलीमोल्स आ जाएगा इन दैट केस HCl का वो 1 मिलीमोल्स आ जाएगा HCl का, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते बिकॉज मैंने 20 ml लिया हुआ है। जहां तक बात करें NaOH का, NaOH के केस में क्या दिया हुआ है, तो NaOH के केस में दिया हुआ है 1/2 ml ऑफ 5 मोलर। तो इन दैट केस अगर NaOH की बात करें तो 1/2 इसका 5 ml लिया गया है, तो इन दैट केस हो जाएगा कितना 2.5 मिलीमोल्स। अब आप अप्रोच के लिए जा सकते हो। होगा क्या कि आप देखो कि NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे, तो NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 मोल कंज्यूम होगा और ये फाइनली 0 हो जाएगा। तो अब रिएक्शन अगर लिखो आप, रिएक्शन क्या हो जाएगा CH3COOH, ये हम लोग का हो गया 2 मिलीमोल्स, ठीक है, सही है। यहां तक इन्होंने NaOH के साथ रिएक्ट करा है, ये क्या फॉर्म कर जाएगा, तो ये फॉर्म कर लेगा जो है सोडियम एसीटेट,
सिंपल सा केस है। साथ में इन्होंने H2O फॉर्म किया हुआ है। ये इनिशियली 2 मिलीमोल्स है, ये कितना मिलीमोल्स है तो देख सकते हो 2.5 से 1 मिलीमोल्स रिएक्ट किया तो ये बच गया 1.5 मिलीमोल्स, ठीक है, और ये इनिशियली 0 है। अब आपस में जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से 1.5 मिलीमोल्स कंज्यूम हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, ये 0.5 मिलीमोल्स, ये आपके पास रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5 मिलीमोल्स, तो ये रह जाएगा 0 मिलीमोल्स, ठीक है। ये हम लोग का रेस्पिरेशन आएगा। जहां तक इसकी बात करें तो ये 1.5 बनेगा, ये बन गया 1.5। अब जो है सिंपल सा पीएच का फॉर्मूला लगा तो कैसे होगा पीएच, तो आप देख सकते हो कि इस सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्ट है, वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, और इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, यानी कि ये बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन के केस में आप हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हो कि pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट कितना हो जाएगा 1.5 और ये हो गया एसिड आपका 0.5, यानी कि ये हो जाएगा pKa प्लस log 3, ये हो जाएगा। pKa की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, अगर देखो क्वेश्चन में इन्होंने pKa 4.7 दिया हुआ है 75, और हम लोग का log 3 की वैल्यू भी दिया हुआ है 4.77 दिया हुआ है। तो अगर आप इसको सम करोगे तो क्लियरली आपको जो आंसर है 5.22 मिल जाएगा। तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हम लोग जा सकते हैं 5.22 के साथ में, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखें तो आपका ये जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है, अगर याद हो तो क्लोराइड आयन के लिए हम लोग जो है टेस्ट करते हैं आयन टेस्ट में, तो वहां से इस प्रॉब्लम को रखा है क्वालिटेटिव एनालिसिस से। तो आप देखोगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में कैसे रिएक्शन होता है, तो NaCl बेसिकली आप क्लोराइड भी ले सकते थे, इसको जो है K2Cr2O7 के साथ में हम लोग क्रोमेट आयन के साथ में ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, तो ये फॉर्म करके देता है क्रोमाइल क्लोराइड गैस। अगर याद हो तो क्रोमाइल क्लोराइड गैस निकल के आता था। जैसे ही आप इसको ट्रीट करते थे NaOH के साथ में Na2CrO4 एज अ येलो लिक्विड फॉर्म करके देता था। जब इसको हम लोग पास कराते थे, अगर याद हो तो जो गैस होता था येलो गैस, ये पास करता था NaOH के थ्रू, तो ये येलो कलर का सोल्यूशन देता था। लेटर ऑन जब आप इसमें लेड एसीटेट ऐड करते थे तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता था। यानी इस पर्टिकुलर टेस्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि येलो कलर गैस, येलो कलर सोल्यूशन और येलो कलर प्रेसिपिटेट, 3 स्टेज में रिएक्शन होता था। यहाँ में थोड़ा सा इन्होंने जो लास्ट स्टेज है वो रिएक्शन में चेंजेस किया है। क्या किया हुआ है, हम लोग का जो क्रोमेट है इसको इन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है H2SO4 और H2O2 के प्रेजेंस में ट्रीट किया है। हम लोग को पता है यहाँ पे ये CrO5 फॉर्म करके देगा। CrO5 को एक प्रॉपर्टीज पता है कि ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और ये ब्लू कलर का जो है कंपाउंड फॉर्म करके देता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है, बहुत बार इन्होंने कलर पूछा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये क्या था कि इन्होंने पूछा हुआ है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ ABC। तो अब जो है काउंट कर लो आप सिंपल, इसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ एटम कितने 1 और ये जो है 5 हो गया टोटल। इस केस में अगर काउंट करो तो जो है इस केस में 7 हो गया, इस केस में काउंट करो तो जो है नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 6 हो गए। तो अगर आप टोटल काउंट करते हो कितने हो जाएंगे, टोटल ABC में टोटल हो जाएगा 18। यानी इन दैट केस अगर आप आंसर ले जाना चाहो तो 18 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। 49 आपको थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन ऑफ एथेन मॉलिक्यूल का, यानी कि जो फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन का हम लोग को हीट ऑफ रिएक्शन चाहिए होगा। देख सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन इन द ग्रेफाइट बोल सकते हो रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में और ये फॉर्म कर रहा है एथेन। तो इस रिएक्शन का मुझे डेल एच चाहिए होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग के पास डेटा भी होगा। अप्रोच बहुत सिंपल सा रहता है, आप जो भी डेटा दिया हुआ है उसको आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लो। क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ एथेन दिया हुआ है, एथेन कंबस्ट कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है CO2 और H2। ये बात छुपी नहीं है, बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन बैलेंस करोगे बाद में ओवरऑल कैंसिल आउट ही होना है, तो क्यों भला बैलेंस करने जाऊं। तो इन दैट केस मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, ये जो रिएक्शन है कंबस्शन ऑफ एथेन, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं मेरा फर्स्ट इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। हाइड्रोजन का कंबस्शन हो रहा है तो H2O फॉर्म कर रहा है, तो इन दैट केस ये हो जाएगा डेल H2। ये मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। थर्ड में इन्होंने ग्रेफाइट का कंबस्शन किया है और कार्बन का जो नेचुरल फॉर्म होता है ग्रेफाइट ही कंसीडर कर लेते हैं, इसको मैं थर्ड कंसीडर कर लेता हूँ। अब जो है अब आप देखो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, क्या हम लोग का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, तो मैं डेल एच आर ई कर दूं। अगर मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन की बात करूं कैसे इसको निकाला जा सकता है, तो मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन, आप ध्यान से देखना क्या करूं इसके लिए, तो ये मैं ये ए ले लेता हूं फॉर द सिंप्लिसिटी के लिए, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आप कैसे देख सकते हो कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कैसे बन के आ सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए कार्बन 2 मोल्स ऑफ कार्बन, तो 2C इक्वेशन 2C प्लस इसको मैं कर सकता हूं 3 इंटू बी माइनस
जो है इसको ए किया जा सकता है। तो ये जो है हम लोग का फॉर्मेशन आ जाएगा जो है इन दैट केस। तो अगर आप देखो तो जो है ये अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो रिक्वायर्ड रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो अगर मैं डेल एच रिक्वायर्ड निकालना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू जो है डेल S3 रख सकते हैं, 2 इंटू डेल S3 प्लस 3 इंटू क्या है ये डेल बी क्या है डेल S2 माइनस ए मीन्स जो है हम लोग का डेल H1 हो जाएगा। अब सिंपली आप इसमें वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल S3 माइनस 286 प्लस 3 इंटू डेल S2 कितना है माइनस 393.5 और डेल H1 क्या है तो डेल H1 है माइनस हो जाएगा प्लस 1516। अब सिंपली आप वैल्यू रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 192.5 किलोजूल पर। यानी कि अब इस केस में अगर आप कंसीडर करना चाहो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन तो क्लियरली आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 192.5। क्वेश्चन नंबर 50 में ये जो है बेसिकली मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है आपका। वंस अगेन जो है आपके जो लास्ट चैप्टर आते हैं आपके बायोमॉलिक्यूल्स उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेडिसिनल केमिस्ट्री से खासकर। तो इस चैप्टर भी इंपॉर्टेंस रखता है, आप जो है 1-2 क्वेश्चन इससे फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है। और देख सकते हैं आप इस पेपर में भी इन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आप देखो एस्पार्टेम मॉलिक्यूल में पूछा हुआ है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन द एस्पार्टेम मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर याद है तभी आप इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। तो इन दैट केस देखो अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये जो बेंजीन का जो कार्बन है अगर ये कंसीडर करो ये तो हम लोग का 6 ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, उसके अलावा sp2 ये हो गया हम लोग का 7, उसके अलावा ये हो गया 8 और 9, ये हम लोग का 9 जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इस केस में एस्पार्टेम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में, ये एज आर्टिफिशियल शुगर की तरह यूज किया जाता है और अराउंड मोर देन 1000 टाइम्स मोर इसको मानते हैं स्वीटर होता है कंपेयर टू जो टेबल शुगर होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड कायरल है, इस पॉइंट पे कायरल है। तो इन दैट केस जो है ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपसे नेक्स्ट टाइम पूछे कि जो है नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन दिस केस, तो आप देख सकते हो 2 कायरल सेंटर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज एस्पार्टेम के साथ जुड़ी होती है कि इसका एक ही जो करेस्पॉन्डिंग जो ओरिएंटेशन होता है उसी में ये स्वीटनेस की तरह काम करता है, स्वीटर की तरह काम करता है, लेकिन अदर के केस में इसका जो टेस्ट होगा बीटर होगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है एस्पार्टेम का। आप एक बार रीड कर सकते हो, देख सकते हो स्ट्रक्चर का डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स का। तो अगर इसमें हम लोग से सिंपली पूछा है कि हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज प्रेजेंट, क्लियरली आप देख सकते हो बेंजीन और ये जो है 3 एटम्स हैं, तो इन दैट केस हमारे लिए 9 आंसर हो जाएगा। अब ध्यान है इस केस में हम लोग जो देखें ओवरऑल पेपर हम लोग का एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम ही पूछा गया, ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस रखे गए हैं। 1 या 2 क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके रखा हुआ है। आप देखोगे जनरली सॉल्यूशन चैप्टर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो न्यूमेरिकल्स होते थे उनसे पूछा जाता था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, बट इस बार इन्होंने उसके थ्योरेटिकल बेस्ड को प्रॉब्लम को टच किया हुआ है। जहां तक सरफेस केमिस्ट्री की बात करें जनरली ये लोग थ्योरेटिकल प्रॉब्लम रखते थे, बट इस बार इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यूज रखा, फ्लक्चुएशन बेस्ड पे प्रॉब्लम इन्होंने रखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं है बट स्लाइट चेंजेस है, और अलॉन्ग विद दैट इन्होंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी रखा हुआ है। और इनका जो है टारगेट रहा है कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं उसको कवर किया जाए थ्रू दिस प्रॉब्लम। तो देख सकते हो हर चैप्टर से थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम से इन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है, गैसियस स्टेट से भी प्रॉब्लम्स इन्होंने रखा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ सेक्शन वैसे भी रह गए हैं जैसे कि आपका सॉलिड स्टेट के प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखे हैं, या आपका जो है बात करें इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं देखे हैं। बट मोस्टली आप देखोगे कि एक चैप्टर के जिसके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने जो ऑप्टिकल आइसोमेरेज पूछा हुआ है, इन्होंने नॉर्मली थोड़ा सा हटकर इन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरेज को थोड़ा पूछा हुआ है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूछा हुआ है। और लास्ट कुछ ईयर से इनका जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक है, इस पे इन्होंने फोकस किया हुआ है। इस टॉपिक के थ्रू जो है क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक बार आप एनालाइज करो इस टॉपिक को, देखो कि किस टॉपिक पे हम लोग को वर्क करने की ज़रूरत है। ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जहाँ तक हम लोग बात करें, जो भी कंसीडर करें जो टॉपिक्स हैं हमारे, तो इन दैट केस आप जो है इजीली इसमें स्कोर कर सकते थे। मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट पेपर मैं कंसीडर करूँगा इसको। बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं थे, बहुत जो है आउट ऑफ बॉक्स प्रॉब्लम्स नहीं थे, सिंपल सा आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स प्रॉब्लम देख सकते हो। थोड़े से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थे जिसमें इन्होंने जो है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स इन्होंने डिस्कस किया है। थोड़े से जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो है हम लोग का क्वेश्चन रहा। देन थैंक यू सो मच गाइस।